हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 9 का पार्ट 2, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि स्पर्म और ओव्यूम, स्पर्म और एग ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज होके बना देते हैं जाइगोट। ठीक है। अब इस जाइगोट का क्या होगा, ये जाइगोट बच्चे में कैसे डेवलप होगा, तो वो हमने पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। ये है ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पार्ट। ओवरी से निकला ओव्यूम, ओवुलेशन हुई, फिर फर्टिलाइजेशन हुई और बन गया जाइगोट। इसके बाद क्या होगा, जाइगोट एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनेंगी डिवाइड होके, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, तो इस तरह से सेल्स डिवाइड होती जाएंगी। ये देखिए, दो, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, और सेल का एक पूरा ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो सेल्स बनी वो सेम सेल्स होंगी, वो ग्रुप्स में टिश्यू बनाना शुरू कर देंगी और तब हम उसको कहते हैं एम्ब्रियो। तब हम इसको कहते हैं एम्ब्रियो, जब इसमें टिश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं और बॉडी ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। अब ये जाइगोट नहीं रहा, अब इसको एम्ब्रियो कहेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं भ्रूण। Fertilization result in the formation of zygote which begins to develop into an embryo. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। जाइगोट बार बार डिवाइड होता है जिसके कारण सेल्स की एक बॉल बन जाती है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स। उसके बाद ग्रुप्स बनेंगे सेल्स के, और उसके बाद टिश्यू बनेंगे, फिर बॉडी के ऑर्गन्स बनना जब शुरू हो जाएंगे, उस स्ट्रक्चर को अब हम कहेंगे एम्ब्रियो। मतलब जाइगोट का अब एम्ब्रियो बन चुका है। अब ये जो एम्ब्रियो है, इट गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जो यूट्रस पार्ट होता है फीमेल का, वहाँ पर एम्ब्रियो उसकी वॉल में धस जाता है। ठीक है, फिक्स हो जाता है और यहाँ पर फिर वो फर्दर डेवलपमेंट उसकी होती है और वो शिशु में, बच्चे में डेवलप होता है पूरी तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये यूटिरस है, इसमें पहले एम्ब्रियो आएगा और एम्ब्रियो बड़ा होके इसमें बेबी में डेवलप हो जाएगा। फिर अब एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस। जैसे जैसे वो यूट्रस में बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, जैसे हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर्स। ठीक है। और एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसमें सभी बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस स्टेज को कहेंगे फीटस। उस स्टेज को कहेंगे फीटस। देखियो, पहले जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन के कारण, और जाइगोट के बाद जब टिश्यू बनना शुरू हो गए, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए, तब हमने उसको नाम दे दिया एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद जब बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो गए, हेड, लेग, हैंड, आईज आइडेंटिफाई होना शुरू हो गए, थोड़ा और बड़ा हो गया, तब हमने उसको नाम दे दिया फीटस। फीटस। So when the development of fetus is complete, mother give birth to the baby. फिर वो 9 महीने तक माँ के पेट में डेवलपमेंट जब हो जाएगी, कंप्लीट बेबी बन जाएगा, तब माँ जो है वो बेबी को बर्थ देगी। तो ये प्रोसेस है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है पहले, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंस ऑल्सो। मुर्गियों में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन फिर भी मुर्गियां मानव की तरह बच्चे को जन्म नहीं देती, अंडा देती हैं, अंडे देती हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड होता है और ओविडक्ट में ट्रेवल हो जाता है, और जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है, उसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर्स
बनती जाती हैं। ये वही प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो हम अंडे में हार्ड शेल देखते हैं ना बाहर, वो लेयर्स उसके ऊपर चढ़ती जाती हैं जाइगोट के ऊपर। और फिर उस स्टेज पे हैन जो है वो एग दे देती है। फिर एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। जो एम्ब्रियो अंदर है वो चिक में डेवलप होने में 3 हफ्ते लेता है। इसलिए आपने मुर्गियों को एग के ऊपर बैठते हुए देखा होगा, उनको गर्मी देने के लिए, ताकि जो एम्ब्रियो है एग के अंदर वो अच्छे से उसकी डेवलपमेंट हो जाए। नेक्स्ट इज विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं? विविपेरस एंड ओविपेरस, हिंदी में इनको कहते हैं अंडप्रजक और जंतुप्रजक। अंडप्रजक और जंतुप्रजक। विविपेरस जो बच्चों को जन्म देते हैं एनिमल्स, और ओविपेरस जो अंडे देने वाले एनिमल्स हैं। ठीक है, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। यंग वंस मीन्स बच्चों को जन्म देते हैं। वाइल सम एनिमल्स ले एग्स, जबकि कुछ अंडे देते हैं जो बाद में डेवलप हो जाते हैं यंग वंस में। तो यहाँ से अंडरलाइन कर लो, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। जो एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस कहते हैं। एंड दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। और जो एनिमल्स अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस कहते हैं, अंडप्रजक कहते हैं। तो आपको पता ही है, बताओ एग्जाम्पल, सोचो विविपेरस के एग्जाम्पल जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे काऊ, बफेलो गाय भैंस, शीप, डॉग, कैट, ह्यूमन आदमी खुद, ये सभी विविपेरस है। और ओविपेरस में हैन मुर्गी, और आपके बर्ड्स जो भी हैं, चिड़िया है ना, तो वो अंडे देते हैं, तो वो ओविपेरस। The eggs of a few animals are easy to collect because their mothers lay them outside their bodies. These animals from which you have collected the eggs are example of oviparous. But you would not be able to collect the eggs of a dog. Dog के भी egg मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। Cow, cat, इनके egg नहीं होते। This is because they do not lay eggs, क्योंकि वो egg नहीं बच्चों को जन्म देते हैं। तो वो एग्जाम्पल है विविपेरस एनिमल्स के। यंग वंस टू एडल्ट, the new individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adult. In some animals, the young ones may look very different from the adult. जब बच्चा पैदा होता है, हम ह्यूमन की बात करें, तो आदमी का बच्चा देखने में बिल्कुल आदमी की ही तरह होता है, वैसे ही उसकी आंखें, नाक, कान, बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे एक एडल्ट के होते हैं। एडल्ट मतलब वयस्क आदमी, पूरा बड़ा जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो आदमी का बच्चा तो बिल्कुल आदमी की ही तरह दिखता है, बिल्कुल उसके बॉडी पार्ट्स वैसे ही होते हैं, हम देख के पहचान सकते हैं कि ये आदमी का बच्चा है। आप भैंस का, गाय का, डॉग के, उनके बेबीज देखोगे तो भी आप देख के पहचान लोगे कि ये डॉग का है, कैट का है या काऊ का बेबी है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके यंग वंस, जिनके जो बच्चे हैं वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आप देख के पहचान ही नहीं सकते हो कि ये किसका बच्चा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लें फ्रॉग का। अगर आपने तालाब में, पॉन्ड में कभी देखा हो, तो ये फ्रॉग ने एग्स दिए, और एग्स से फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद डेवलपमेंट शुरू हुई। तो ये फ्रॉग के बच्चे ऐसे दिखते हैं अगर आपने तालाब में तैरते हुए देखे हो। तो क्या इसके करेक्टर्स पूरे उसके एडल्ट की तरह मिल रहे हैं? क्या आपको लग रहा है इसको देख के कि ये फ्रॉग है? बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। तो ये फिर क्या होता है कि कुछ एनिमल्स जिनके जो यंग वंस हैं वो एडल्ट से नहीं मिलते, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, फिर उनमें अचानक से चेंजेस आते हैं।
अचानक से कुछ ऐसे बॉडी चेंजेस आते हैं कि वो एडल्ट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे अचानक से होने वाले चेंजेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं कायांतरण। कायांतरण। तो यहाँ से पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है बुक में। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। आपने 7th क्लास में सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा है ना, रेशम कीट के बारे में। पहले एग देती है, एग से लार्वा बनता है जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर एडल्ट बनता है। सीधा एग से एडल्ट नहीं बन जाता, पहले लार्वा और प्यूपा बनते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एडल्ट से, है ना। तो ऐसा ही एग्जाम्पल फ्रॉग का है। फ्रॉग में एग बनता है, एग से टेडपोल लार्वा बनता है, और मेंढक के लार्वे को क्या कहते हैं? टेडपोल। टेडपोल, मेंढक के लार्वे को कहते हैं टेडपोल। जैसे कैटरपिलर बोलते हैं ना इसके लार्वे को, सिल्क वॉर्म के लार्वे को, वैसे ही फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल। फिर पहले टेडपोल बनेगा फिर एडल्ट बनेगा। और टेडपोल लुक्स सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। टेडपोल अपने एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली सिल्क वॉर्म का जो कैटरपिलर है वो भी अपने एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ emerging out of cocoon. In the case of tadpole, they transform into adult capable of jumping and swimming. ठीक है, फिर अचानक से टेडपोल इसमें कन्वर्ट हो जाता है जो कि जंप भी कर सकता है और स्विम भी कर सकता है, जबकि इनमें सिर्फ स्विमिंग की पावर होती है, जंप नहीं कर पाते। फिर ड्रेस्टिक चेंजेस आते हैं जो उसको जंपिंग के कैपेबल बना देते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा into adult through drastic changes. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा, लार्वा का ट्रांसफॉर्मेशन, लार्वे में बदलाव आना और उसका एडल्ट में बदल जाना, ड्यू टू सम ड्रास्टिक चेंजेस, अचानक से होने वाले परिवर्तनों के कारण एकदम से बहुत हार्ड इसमें चेंजेस आते हैं और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एडल्ट में। इस फिनोमिना को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। What about the changes that we observe in our body as we grow? Do you think we too undergo metamorphosis? क्या हमारे अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होती है, कायांतरण होता है? नहीं। इन ह्यूमन बीइंग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स तो वैसे ही है जैसे एडल्ट में होते हैं, हम डिफरेंट नहीं हैं, तो हमें मेटामॉर्फोसिस की ज़रूरत नहीं होती। तो मेटामॉर्फोसिस किस किस में होता है? फ्रॉग में और सिल्क मॉथ आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। 2 एग्जाम्पल हो गए मेटामॉर्फोसिस के, फ्रॉग एंड सिल्क मॉथ। मेंढक और रेशम कीट में कायांतरण होता है। तो ये तो थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार की होती है। ये देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल। हमने जो भी अब तक पढ़ा वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनता है, फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है और उससे फिर बेबी डेवलप होता है। लेकिन अब जो दूसरी फॉर्म है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत नहीं है। एक ही ऑर्गेनिज्म से, एक ही पेरेंट से 2 हमें ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे एक से ही। कोई मेल गैमीट फीमेल गैमीट नहीं बनता इस टाइप में, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जाइगोट नहीं बनता, सिंपली एक पेरेंट से 2 ऑफस्प्रिंग हमें मिल जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका पहला टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग हिंदी में इसको कहते हैं मुकुलन। इसमें कैसे नया बच्चा बनता है, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज हाइड्रा। ये एक जीव है, इसको हम कहते हैं हाइड्रा, पानी में मिलता है ये, ठीक है। जब हाइड्रा को रिप्रोड्यूस करना होता है
तो कोई मेल फीमेल गैमीट नहीं बनते, सिंपली यहाँ पर एक छोटा सा उभार दिख रहा है ना आपको, ये बन जाता है, इसको बोलते हैं बड। ये बड बन गई, फिर ये बड थोड़ी बड़ी होगी, फिर और थोड़ी बड़ी होगी और इसकी तरह बनना शुरू हो गई। फिर ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसकी बॉडी से डिटैच होके नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर के फिर ये पूरे हाइड्रा में डेवलप हो जाएगा। तो एक हाइड्रा से नया हाइड्रा बन गया, तो इस मेथड को बोलते हैं बडिंग। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक टाइप है। मुकुलन, अलैंगिक जनन, हिंदी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं अलैंगिक जनन। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रा में रिप्रोडक्शन किस मेथड से होती है? बडिंग से। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, दीज बल्जिज, मैं इसको बड कह रही हूँ ना, आपकी बुक में बल्जिज लिखा हुआ है इसको। बल्जिज आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स, नहीं बर्ड्स ही कहा है। सो जैसे यीस्ट में पढ़ी थी हमने बडिंग 7th क्लास में, वही है। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, मेल और फीमेल नहीं है, दो नहीं है, एक से ही नया बच्चा बन जा रहा है। अब हमारे में और बाकी एनिमल्स में हमने अब तक पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, लेकिन इसमें सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और हाइड्रा में बडिंग के थ्रू होती है। दूसरा मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक तो हो गया बडिंग, दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, हिंदी में इसको कहते हैं द्विखंडन, बाइनरी फिजन। ठीक है, अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये होता है अमीबा में। बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में। क्या होता है जब इसमें भी सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो जिसका न्यूक्लियस है, पहले एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा दो में, फिर धीरे धीरे इसकी बॉडी खिंचना शुरू होगी और वो भी टूट के दो पार्ट में बट जाएगी। तो एक अमीबा से दो अमीबा बन गए टूट कर, सिंपली टूट कर, तो इस टूटने वाले मेथड को कहते हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है? अमीबा में, अमीबा में। ठीक है, तो अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस से पहले दो न्यूक्लियाई बनते हैं। ठीक है, ईच पार्ट रिसीविंग, और उसके बाद बॉडी भी डिवाइड हो जाती है। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा, और दो अमीबा मिल जाते हैं एक अमीबा से। दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission, तो ये थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड हमने पढ़े। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड, बडिंग और बाइनरी फिजन। बडिंग होती है हाइड्रा में और बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। नेक्स्ट इज स्टोरी ऑफ डॉली। डॉली एक क्लोन। अब ये क्लोन क्या चीज़ है? हम जब सेम टू सेम कॉपी किसी ऑर्गेनिज्म की प्रोड्यूस कर दें, दैट इज कॉल्ड क्लोन। ठीक है, साइंटिस्ट ने ऐसा करके दिखाया है कि एक शीप है, डॉली एक शीप का नाम है, भेड़ का नाम है डॉली। ठीक है, रखा था उन्होंने। डॉली को कैसे बनाया गया? इसकी डुप्लीकेट कॉपी है, देखो बिल्कुल सेम टू सेम, हालांकि पैदा इसने किया है लेकिन दिख किसकी तरह रही है? इसकी तरह। तो दैट इज कॉल्ड क्लोन, डुप्लीकेट कॉपी। ठीक है, तो कैसे बनाई गई डुप्लीकेट कॉपी? क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल, एनी लिविंग पार्ट और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। और सबसे पहले क्लोनिंग की थी इयान विल्मट ने। ठीक है, कहाँ की थी? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। उन्होंने सबसे पहले एक शीप का, एक भेड़ का क्लोन तैयार किया था, डुप्लीकेट कॉपी तैयार की थी, और उसका नाम दिया डॉली, उस भेड़ को नाम दिया डॉली। कब
बॉर्न हुई थी 5 जुलाई 1996 में। पहला मैमल था जो क्लोन किया गया। कैसे की गई क्लोनिंग? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, दो भेड़ें ली, दो शीप्स, एक का नाम था, अलग अलग वैरायटी की थी ये, इसका नाम था फिन डॉर्सेट शीप, फिन डॉर्सेट शीप, और इस किस्म का नाम है स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, फिन डॉर्सेट स्कॉटिश ब्लैक फेस। अब फिन डॉर्सेट भेड़ के मैमरी ग्लैंड से एक सेल निकाल ली गई, फिन डॉर्सेट से एक सेल निकाल ली गई मैमरी ग्लैंड से। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। और जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव थी, इससे एग निकाला गया, ओव्यूम, एग जो बनता है ना ओवरी से, वो निकाल लिया। इसके अंदर भी होगा न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या किया गया कि इसके जो एग सेल थी उसमें से न्यूक्लियस को बाहर हटा दिया, न्यूक्लियस को निकाल दिया, तो ये खाली हो गई, ठीक है। न्यूक्लियस को निकाल दिया, और इसका न्यूक्लियस, जो इसकी सेल का न्यूक्लियस था, उसको इंजेक्ट कर दिया इसके न्यूक्लियस में। आई बात समझ? इसका एग सेल का न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया, और इस भेड़ से जो न्यूक्लियस निकाला गया उसको इसमें डाल दिया। अब इस एग सेल को, जिसमें इसका न्यूक्लियस है इस भेड़ का, उसको वापस इसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया। अब इसके अंदर बेबी बनना शुरू हुआ। जब फर्टिलाइजेशन हुई, बड़ा होना शुरू हुआ और डेवलप हुआ। जब जन्म हुआ भेड़ का, इसने जन्म दिया, तो वो ये थी। तो हमने देखा कि इसके करैक्टर्स तो बिल्कुल इसकी तरह है, सेम टू सेम इसकी कॉपी बनी। जबकि जन्म इसने दिया, होनी इसकी तरह चाहिए थी, लेकिन हुई वो किसकी तरह? फिन डॉर्सेट शीप की तरह। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस में ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। जो भी हमारे करैक्टर्स कैसे होने हैं वो न्यूक्लियस में स्टोर रहती है। जिसका न्यूक्लियस होगा उसी के करैक्टर्स आएंगे। तो इसका न्यूक्लियस तो हमने बाहर निकाल दिया था और इसका न्यूक्लियस ट्रांसप्लांट किया था, इसीलिए इसके करैक्टर्स आए बेबी में। तो इसको फिर नाम दिया गया डॉली। जो क्लोन बना ना, ये एक तरह से क्लोन ही बना, क्योंकि पूरे करैक्टर्स इसके इसकी तरह थे। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। आपको याद रखना है ये कि मेमरी ग्लैंड से, फिन डॉर्सेट शीप के मेमरी ग्लैंड से सेल ली गई थी, और इसके जो दूसरी थी स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, उसके एग सेल को, उसका एग रिमूव किया गया था और इसका न्यूक्लियस उसमें डाल दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली फिर डॉली के को कोई बीमारी लग गई थी, जिसके कारण 14 फरवरी 2003 को वो किसी डिजीज के कारण डाइट हो गई थी, मर गई थी। तो यहाँ पर आपका लेसन होता है ख़त्म। थैंक यू।